हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये ग्लोबलाइजेशन पर पूरा कंप्लीट वीडियो होगा, ठीक है? तो इसे ध्यान से सुनिएगा और इसमें काफ़ी सारी रीसेंट चीज़ें भी मैंने इंक्लूड की हैं, जिन्हें अगर आप अपने आंसर में उतारेंगे तो और ज़्यादा निखर कर आएगा आंसर, ठीक है? कोई भी रीसेंट चीज़ अगर हम डालते हैं अपने आंसर में, ठीक है, या रीसेंट किसी इवेंट से आंसर को कनेक्ट करते हैं तो मार्क्स थोड़े अच्छे मिलते हैं और पढ़ने में भी अच्छा लगता है, राइट? और लास्ट में मैंने कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, जो मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, कहीं से उठाए हुए क्वेश्चंस नहीं है, जो शायद आ सकते हैं, राइट? सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड वीडियो को पॉज करके ही नोट्स बनाइएगा, राइट? लेट्स स्टार्ट। सो ग्लोबलाइजेशन आया कैसे, ठीक है? कैसे ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ? अब जो मैं बैकग्राउंड आपको बताने वाली हूँ उसे 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है? यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके 4 फेजेस हैं। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो मैं 4 फेजेस कह रही हूँ ये 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 भी हो सकते हैं, हर जगह अलग अलग है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई वाटर टाइप कंपार्टमेंट है, ठीक है, मतलब स्ट्रिक्ट डिवीजन बताओ फेजेस का कि एकदम स्ट्रिक्टली डिवाइडेड है फेजेस, यहाँ से शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन और यहाँ पे खत्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है? ये बिकॉज ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हो? ये एक फिनोमिना है जो हो रहा है और ये अभी भी चल रहा है। इसीलिए ऐसा मत सोचना कि कोई स्ट्रिक्ट डिवीजन है कि जहां से ये शुरू हुआ, ठीक है, कहाँ तक पहुंचा, अभी कहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हम सिर्फ रफली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 4 फेजेस में डिवाइडेड है। लेट्स सी क्या क्या है। सो आपका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ अराउंड 19th सेंचुरी और ये वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक चला, ठीक है? ये जो फेज था दिस वाज मार्क्ड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस फेज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, यूरोप में। वास्ट इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आए थे, ठीक है? स्टीम इंजन्स आई थी आपकी। मास प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों का मास प्रोडक्शन हो रहा था, जैसे कि कॉटन, जूट, ठीक है ना? और कॉलोनियल प्लंडर, बिकॉज जो आपका यूरोप था, ठीक है, इंग्लैंड था, वो कॉलोनीज बना रहा था, जैसे कि इंडिया भी इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी। सो कॉलोनियल प्लंडर का मतलब क्या हुआ? जो ब्रिटिश द्वारा बनाई गई कॉलोनीज थी, ठीक है, जहां पर उन लोगों का राज था, वहां से सारे रिसोर्सेज ये लोग उठाकर अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूज कर रहे थे, राइट? ताकि ये लोग सबसे बड़े बन जाए इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये लोग पहले टेक्नोलॉजी को समझ पाए, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग उठा के ले जा रहे थे फॉर देयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अदरवाइज इनके पास खुद का तो कुछ था नहीं, ठीक है? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट कैसे करते, ठीक है, उसे आगे कैसे बढ़ाते, उसमें हिस्सा कैसे लेते? इसीलिए ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें उठा के ले जा रहे थे, काफ़ी सारे रिसोर्सेज कॉलोनीज से लेके जा रहे थे फॉर देयर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया से भी ये लोग काफ़ी कुछ लेके गए ताकि ये लोग अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बूस्ट कर पाए, राइट? फिर आपका वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ट्रेड यार शार्पली डिक्लाइन हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गया आपका ट्रेड। इवन ग्लोबल इकोनॉमी एक तरीके से कोलैप्स हो गई। एंड उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक फेज आया जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? ग्रेट डिप्रेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट फेज खत्म हुआ, अब हम चलते हैं सेकेंड और थर्ड फेज की तरफ, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से वर्ल्ड ट्रेड पूरी तरीके से समझो खत्म ही हो गया, रुक गया पूरी तरीके से, राइट? तो फिर आई यूरोपियन यूनियंस फ्री ट्रेड, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड आया। और यूएसए का जो ट्रेड है वो इंक्रीज होने लगा 1950 की स्टार्टिंग में, ठीक है, 1950 की स्टार्टिंग में यूएसए का ट्रेड ऊपर जा रहा था। इसने क्या किया? इसने हेल्प किया ग्लोबल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी को वापस से थोड़ी ताकत मिली। फिर जो आपकी सोवियत यूनियन है वो कोलैप्स हो गई, ठीक है, सोवियत यूनियन खत्म हुआ। एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट फ्री ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है? अब देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन कैसे आ रहा है धीरे धीरे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, मतलब अब पूरी दुनिया में ये ट्रेड को रेगुलेट करेगी, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को रेगुलेट करेगी, मतलब एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन शुरू हो चुका है, ठीक है? काफी हद तक ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, ठीक है?
फोर्थ फेज गाइस वही है जिसमें अभी हम जी रहे हैं, यानी आप और हम अभी जिस फेज में है वही फोर्थ फेज है ग्लोबलाइजेशन का, जिसे ग्लोबलाइजेशन 4.0 भी कहा जा रहा है। ये मैंने आखिरी में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। अभी शॉर्ट में सुन लो। करेंटली इन विच वी आर लिविंग, जो मैंने बताया, यूएसए एंड चाइना में यार एक तरीके का आप कंपटीशन देखोगे कि ये लगा हुआ है कि कौन भाई सुपर पावर बनने वाला है, ठीक है, कौन सुपर पावर बनेगा। उसी में एक तरीके से इंडिया भी लगा हुआ है, ठीक है। कहा जा रहा है कि 2025 तक शायद हम सुपर पावर बन जाए। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। 50-50 सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है हम ही बने, बट ऐसा कहा जा रहा है बिकॉज काफ़ी तेज़ी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, राइट। समझ रहे हो इन चीज़ों को, अगर थोड़ा भी अवेयर रहते हो तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में काफ़ी तेज़ी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। देर आर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कुछ ऑब्वियसली एडवर्स इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट पे, ठीक है। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो साइबर अटैक्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है साइबर अटैक्स, ठीक है। सो अब ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग डिस्कस करेंगे हम। सो ग्लोबलाइजेशन का काफ़ी सिंपल सा मीनिंग है। ग्लोबलाइजेशन को अगर आप ध्यान से नोटिस करो या ऑब्जर्व करो तो ये एक इकोनॉमिक टर्म लगता है, राइट। जहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमीज, ठीक है, जो वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमीज है वो आपस में कनेक्ट होती हैं। चाहे इंडिया की इकोनॉमी यूएसए से कनेक्ट करे या चाइना से कनेक्ट करे, राइट। सो डिफरेंट इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड की वो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। कल्चर्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो इंटरडिपेंडेंट बनते हैं, राइट। गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जाती हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं। अगर यूएसए में कोई टेक्नोलॉजी आई है तो इंडिया भी उसे लेने की कोशिश करेगा, उसे समझेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लो होता है, ठीक है। जो फॉरेन कंपनीज है वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लो बनता है। लोग वहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ के वहाँ जाते हैं नौकरी करने, ठीक है। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। तो नेशंस हैव बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशंस टू फैसिलिटेट दिस मूवमेंट। एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशन बनता है जिससे ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एन इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी, तो इसे आप ग्लोबल इकोनॉमी भी कह सकते हो, राइट। मार्क्ड स्पेशली बाय फ्री ट्रेड, ठीक है, मार्क्ड स्पेशली बाय फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का बेसिकली मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी गुड्स जा रहे हैं, वहाँ से भी गुड्स आ रहे हैं, राइट। एक फ्री मूवमेंट है गुड्स का, फ्री ट्रेड रफली मतलब यही हुआ। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड द टैपिंग ऑफ चीपर फॉरेन लेबर मार्केट्स। सो एक तरीके से आप ना फॉरेन मार्केट्स को भी कैप्चर करने की कोशिश करते हो थ्रू ग्लोबलाइजेशन। ऑब्वियसली वही तो ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, आप यहाँ की गुड्स वहाँ बेच सकते हो यहीं घर बैठे बैठे। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। अब फीचर्स डिस्कस करेंगे हम ग्लोबलाइजेशन के। सो फर्स्ट है हमारा लिबरलाइजेशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बताता है कि एंटरप्रेन्योर्स के पास एक तरह की फ्रीडम आ जाती है, ठीक है। अपना बिजनेस यहाँ पर इस्टेब्लिश करे जहाँ पर वो है एक्चुअली में, ठीक है, या वो किसी फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें और उसे ग्रो करें, ठीक है। या वो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें अपनी कंट्री में और उसे बाहर भी बेच सकें। तो ये क्या है, ये एक तरीके से लिबरलाइजेशन है कि नहीं है। अगर हम ये फ्रीडम ही छीन ले उन लोगों से, एंटरप्रेन्योर्स को लिबरलाइजेशन दे ही ना, ठीक है, उनसे ये फ्रीडम हम छीन ले और बोले कि नहीं, तुम्हें अपनी ही कंट्री में रह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने और यहीं पे भाई जो करना है करो, बाहर जाना अलाउड नहीं है, बाहर प्रोड्यूस करना अलाउड नहीं है, ठीक है। या बाहर की कंट्रीज सपोज कह दें कि आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका प्रोड्यूस करना मना है, जो भी आपको करना है आप अपनी कंट्री में रह के करिए। तो ये ग्लोबलाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। लिबरलाइजेशन के बिना यार ग्लोबलाइजेशन को आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन करना भी बेकार है, ठीक है। एक कंट्री अगर थोड़ी अपनी लिबरल पॉलिसीज रखेगी, ठीक है, पॉलिसीज ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, थोड़ी लिबरल होंगी, तो वहाँ पे थोड़ा ट्रेड ना बूस्ट करेगा, थोड़ा ट्रेड बढ़ पाएगा। अदरवाइज पॉलिसीज इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी कि तुम्हें ये मानना है, ये रूल्स फॉलो करना है, ये करना है, वो करना है, तो थोड़ा जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, या फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो थोड़ा डरेंगी इन्वेस्ट करने में, ठीक है, बिकॉज इतने ज़्यादा तो रूल्स हैं, तो उन्हें ही एक तरीके से नुकसान होगा। तो थोड़ा लिबरल पॉलिसीज होंगी तो और ज़्यादा फायदा होगा। मार्केट मस्ट बी
फ्री टू ऑल, है ना, सभी लोग मार्केट में एंटर कर सके, ऐसी मार्केट होनी चाहिए। अब आता है प्राइवेटाइजेशन। तो भाई लिबरलाइजेशन के बिना प्राइवेटाइजेशन को इमेजिन नहीं कर सकते। लिबरलाइजेशन का एक तरीके से मतलब ही है कि हम थोड़ा चीजों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझो। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कॉरपोरेशन और बिजनेस और सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेटली ओन्ड सेक्टर, ठीक है। यानी कुछ सर्विसेज, कुछ कॉरपोरेशंस को हम या कुछ बिजनेस को हम गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट हाथों में सौंप दे रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। जैसे मुंबई में क्या हुआ है, मुंबई में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसे अब एक प्राइवेट कंपनी होल्ड करती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनियों से मैनेज कर रही है। तो ये प्राइवेटाइजेशन हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का इन मुंबई, राइट। सो अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कॉरपोरेशंस किसी चीज को अपने हाथों में लेंगी, ठीक है, किसी सर्विस को हैंडल करेंगी, तो वो इतने रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगी, राइट। थोड़ी लिबरल पॉलिसीज रखेंगी। इसीलिए लिबरलाइजेशन के बिना प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्टेट काफी ज्यादा कंडीशंस लगाएगा, काफी ज्यादा रूल्स एंड पॉलिसीज इम्पोज करेगा, ठीक है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन होना जरूरी है। So, without liberalization and privatization, globalization cannot be imagined. ठीक है, इन दोनों के बिना यार ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो फ्री ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड होना चाहिए। दिस स्टैंड्स फॉर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, समझ गए होगे आई होप। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फ्रीली इधर से उधर ट्रेड किए जा सकें, ठीक है, एक नेशन से दूसरे नेशन में भेजे जा सके। दिस हेल्प्स इन कीपिंग बिजनेस अवे फ्रॉम रिजिड रूल्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। रूल्स थोड़े कम स्ट्रिक्ट होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि फ्री फ्लो हो जाता है, ठीक है। गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री इजीली जा रहे हैं, तो जाहिर जाहिर सी बात है कि जो रूल्स एंड पॉलिसीज हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, ठीक है, कम स्ट्रिक्ट होंगे। और इससे क्या होगा, फॉरेन मार्केट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इंडिया से कोई चीज़ भेज रही हूँ अफ्रीका में, तो मैं एक अनटैप्ड मार्केट को टच कर रही हूँ, ठीक है। जो मार्केट पहले एक्सप्लोर नहीं की गई थी वो मैंने एक्सप्लोर कर ली, वो मैंने ढूंढ ली अपने गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से, ठीक है। तो ये किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज पॉलिसीज ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी और फ्री फ्लो था गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, फ्री ट्रेड था। और इसकी वजह से क्या होगा, मुझे तो हाई प्रॉफिट्स होंगे, उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वहाँ के लोगों को। भाई अगर मैं यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज भेज रही हूँ, वहाँ कोई रिसीव करने के लिए होना चाहिए, उन्हें कंज्यूम करने के लिए कोई होना चाहिए, ठीक है, उन्हें सप्लाई करने के लिए कोई होना चाहिए। तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी मैं दे रही हूँ वहाँ के लोगों को और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द फ्री ट्रेड, ठीक है। जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स होंगे, ठीक है, पॉलिसीज थोड़ी थोड़ी बदलेंगी, उनसे क्या होगा, फ्री ट्रेड बढ़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी पॉलिसीज स्ट्रिक्ट कम होंगी, फ्री ट्रेड उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए। फ्री एंटरप्राइज एंड मार्केट फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। फ्री एंटरप्राइज का मतलब एक तरीके से है कि आप बिजनेस फ्रीली कर पाओगे, राइट। फ्री एंटरप्राइज का यही मतलब है यार कि जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है वो बिजनेस सेक्टर में काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। बिजनेस सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेयर करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट और इकोनॉमी बूस्ट होगी, राइट। इंटरकनेक्टेडनेस, ये तो बहुत सिंपल है यार। आज आप अपने घर पे बैठे बैठे एक सिंपल वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट्स यहाँ से दूसरी कंट्री में सेल कर सकते हो। तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया है, टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाया, जिसने हमें कनेक्ट कर दिया है हर जगह से ऑलमोस्ट हमें टेक्नोलॉजी ने कनेक्ट कर दिया है, राइट। सो गाइज अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन के। आप इन्हें स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हो, आप इन्हें डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी बुला सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि टाइप्स, स्ट्रैंड्स, डायमेंशंस, इन्हें ये भी कहा जाता है बिकॉज अलग अलग तरीके से हर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। सो हमारा फर्स्ट है सोशल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सोशल ग्लोबलाइजेशन को सोशियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि आज हम ना एक अगर वर्ल्ड लेवल पर देखो या इंटरनेशनल लेवल पर देखो, तो हमें एक सोसाइटी माना जाता है,
राइट सारी कंट्रीज को एक सोसाइटी के रूप में देखा जाता है। वो क्यों हो पाया है? बिकॉज हमारी सोसाइटीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, इंटीग्रेट हो गई हैं सारी सोसाइटीज, इसलिए वी आर वन सोसाइटी। अगर कुछ अमेरिका में होगा तो वो ऑब्वियसली इंडिया में भी होगा, ठीक है। अगर अमेरिका की सोसाइटी में कोई अच्छी चीज़ होगी तो वो इंडियन सोसाइटी भी अपनाने की कोशिश करेगी, ठीक है, और बाकी सोसाइटीज़ भी उसे लेने की कोशिश करेंगी। अगर इंडिया में पत्तल में खाना खाया जाता है तो बाहर भी कहीं कहीं, ठीक है ना, फॉरेन कंट्रीज़ में भी पत्तल में खाना खाया जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज हमारी सोसाइटीज़ इंटरैक्ट कर रही हैं और इंटीग्रेट हो गई हैं। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री इजीली जा सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बन गई हैं डिफरेंट कंट्रीज में और आप उन्हें ग्रैब कर सकते हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? सोशल ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे यार ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस एक्सपैंड होती है, बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारी पर्सनल और कलेक्टिव आइडेंटिटीज हैं वो वीक बनती जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या हुआ कि मैं इस कंट्री को बिलोंग करती हूँ, मैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की हूँ, मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन की हूँ, ठीक है। ये चीज़ जो है ये चीज़ कम होती जाती है और हम एज अ वर्ल्ड देखे जाते हैं, ठीक है, एज अ नेशन देखे जाते हैं। तो हमारी एक तरीके से पर्सनल आइडेंटिटी कम पड़ती जाती है और कमज़ोर होती जाती है और हम एज अ वर्ल्ड देखे जाते हैं या एज अ नेशन देखे जाते हैं, राइट। मतलब हमें एक ग्रुप का हिस्सा मान लिया जाता है, जो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है वो ढीली पड़ जाती है। समझ रहे हो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हम बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, उनके कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम एक हो गए हैं, अब एक तरीके से एक सोसाइटी बन गए हैं। सो नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजीज बाहर इतनी तेज़ी से बन रही हैं उन्हें हम भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं, हमारी कंट्री में वो सेल की जाती हैं, ठीक है, हम उन्हें खरीदते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हम उसे यूज़ भी कर रहे हैं। वी गेट टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड इम्प्लीमेंट इन आवर कंट्री टू मेक आवर लाइफ्स बेटर, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी बाहर की कंट्रीज़ में आ रही है या जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ रही है वो बाहर भी इम्प्लीमेंट हो रही है ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर बन सके। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना दूसरी कंट्रीज़ के साथ, राइट। जब हमारी इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से इंटरैक्ट करेगी, इंटीग्रेट करेगी, तो वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। इट एम्स एट एक्सपोजिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी टू द वर्ल्ड, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमी है इसे हम डोमेस्टिक इकोनॉमी कहेंगे। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी जब वर्ल्ड से इंटरैक्ट करेगी, ठीक है, तब वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वहाँ पे स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मशीन्स अवेलेबल हैं। समझ रहे हो? वहाँ पे आपको लेबर्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, बहुत कम आपको लेबर्स मिलेंगे। इसीलिए जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं ताकि उन्हें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मिल सके, ठीक है, उन्हें मैनुअल पावर मिल सके, उन्हें मैन पावर मिल सके, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कंट्री में तो यार मशीन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। जिसे लेबर्स की डिमांड चाहिए, मैन पावर ज़्यादा चाहिए, वो हमारी कंट्री में आता है, एक डेवलपिंग नेशन में आना पसंद करता है जहाँ पे उसे मैन पावर अच्छा मिलेगा अपनी इंडस्ट्री के लिए। समझ रहे हो? तो एक तरीके से एक इंडस्ट्री दूसरी कंट्री में जाकर अपना काम कर सकती है अगर उसे किस तरीके की टेक्निक पे काम करना है। अगर उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे काम करना है तो डेवलपिंग कंट्री में जाएगी, ठीक है, जहाँ पे लो वेजेस देने पड़ेंगे लेबर्स को। और जैसे टेक्नोलॉजी पे का ज़्यादा काम करना है, ठीक है, मशीन्स उसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो वो दूसरी कंट्री में जाएगा। समझ रहे हो? और इसी सब की वजह से जब कोई बाहर की नेशन, कोई डेवलप्ड नेशन यहाँ पर आती है काम करने एक डेवलपिंग नेशन में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। समझ रहे हो? एक बहुत रीसेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ गाइज। आप देख रहे हो कि गाइज इस वक्त स्टार्टअप्स बहुत हो रहे हैं इंडिया में, राइट, स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये स्टार्टअप्स जो हो रहे हैं ये पता है क्या है? बेसिकली यहाँ के लोग बाहर के मॉडल्स को कॉपी कर रहे हैं। जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा ये वाला मॉडल अच्छा चल रहा है, तो चलो इसे हम इंडिया में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट उन्हें मिलती है और वो मॉडल्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं और वो मॉडल चल जाता है, तो हम कहते हैं ये स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया।
राइट। ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा। इस वक्त तो बूम पे है स्टार्टअप्स, सिर्फ स्टार्टअप्स ही हो रहे हैं इस वक्त इंडिया में, अगर ध्यान से आपने नोटिस किया हो तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग जाके बाहर से सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि वो चीज़ें वहाँ पे सक्सेसफुल है, तो उसे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एकदम बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ ग्लोबलाइजेशन का, बेस्ट एग्जाम्पल है, ट्रस्ट मी। सो नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, उन्हें हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का नाम दे सकते हैं। राइट। इंटरनेशनल रूल्स की बात करता है और लॉज की बात करता है। ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड क्या रूल्स होंगे, क्या लॉज होंगे, कैसे सामान इधर से उधर बेचा जाएगा। राइट। ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात करता है, जैसे कि एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए। ठीक है, कैसे हमारी दुनिया को हार्म कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में जहाँ डिस्कशन होता है। और इसके लिए बहुत सारे फोरम्स बने हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे आप जाकर बात कर सकते हो, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, WTO और बहुत सारी अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हुई हैं। समझ रहे हो? इट क्रिएट्स इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि लॉ से बड़ा कोई भी नहीं है। ठीक है, एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड नो वन इज ग्रेटर देन लॉ। सब लोग लॉ से नीचे ही हैं। ठीक है, लॉ सबसे बड़ा है। तो एक तरीके से ये इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करता है। समझ रहे हो? इंटरनेशनल लेवल पर लॉ की अहमियत हमें बताता है। बट पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की एक नेगेटिव साइड भी ये है कि अगर कोई कंट्री कोई स्टेप ले रही है, ठीक है, वो कंट्री कुछ कर रही है, तो दूसरी कंट्रीज भी इंटरफेयर करना शुरू कर देंगी उसके अफेयर्स में, चाहे भले ही उस कंट्री का इंटरनल मैटर ही क्यों ना हो, लेकिन दूसरी कंट्रीज इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब कश्मीर इशू हुआ था, ठीक है, जब इंडिया में कश्मीर इशू हुआ था, तब किस तरीके से अमेरिका भी बोल पड़ा था। ठीक है, अमेरिका बोलने लगा था, चाइना तो बोलता ही है। तो ये सब क्या है? एक तरीके से पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, बाकी कंट्रीज एक कंट्री के इंटरनल मैटर्स में भी बोलने लगती हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हो रहा है, कि दूसरी कंट्रीज एक कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगती हैं। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, बहुत सिंपल सा मीनिंग है, डिफरेंट कल्चर्स जो हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के, वो जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मिलेंगे, ठीक है, और दूसरे लोग अडेप्ट करेंगे कल्चर्स को। ठीक है, कल्चरल कल्चर्स का जब डिफ्यूजन होगा, मिक्स होंगे जब कल्चर्स, तो वो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। जब इंडिया में, ठीक है, जैसे कि इंडिया में पत्तल में खाना खाया जा रहा है, ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जा रहा है, जब अमेरिका में भी यही चीज़ हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि कल्चरल डिफ्यूजन हुआ है। या हम ये कहेंगे कि अमेरिकन के लोगों ने इंडिया के कल्चर को अडेप्ट किया है। ठीक है, उसे एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट है यार एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जब डिफरेंट कंट्रीज मिलकर एफर्ट करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को या हमारे नेचर को बचाने के लिए, तो वो एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। नेशंस आपस में यार ट्रीटीज साइन करती हैं। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स काफ़ी बार रखती हैं, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा है एनवायरनमेंट के ऊपर। एंड ये एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चल रहा है यार। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज हमारी एनवायरनमेंट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसलिए काफ़ी सारे अकॉर्ड्स भी साइन किए जाते हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। ये सारे अग्रीमेंट्स क्या है, ये प्रोटोकॉल्स क्या हैं? ये बेसिकली एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ही है। कुछ ट्रीटीज साइन की जाती हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर ये सारी चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को लेके। अब हम इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे, इसे आप इफेक्ट भी कह सकते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के, वो देखते हैं अब। सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है यार कि बहुत भयानक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं भाई। ठीक है ना, देखो AI आ रही है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डे बाय डे आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का अच्छा इम्पैक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि हमारी लाइफ और ज़्यादा आसान हो रही है। सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज हम डिफरेंट कल्चर्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और हमें गुड्स एंड सर्विसेज भी दूसरी कंट्रीज़ के यूज़ करने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल इंक्रीज़ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर, डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। स्किल बेस्ड वर्क इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब हुआ इसी वजह से क्योंकि हम इंस्पायर हुए बाकी नेशंस को देखकर, ठीक है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। ग्लोबलाइजेशन, देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को यूज़ अच्छे से किया जा रहा है और शेयर भी किया जा रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी बढ़ी है यार, ठीक है, सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है, लोग इंस्पायर हो रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए, जॉब देने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं, अब घर बैठे बैठे ही सारी चीज़ें कर सकते हो, तो लोग सोच रहे हैं कि जॉब फिर करनी क्यों है, अपना ही बिजनेस छोटा सा स्टार्ट किया जाए, राइट। तो ये बहुत मेजर इम्पैक्ट मैं मानती हूँ ग्लोबलाइजेशन का। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, वो देखते हैं। इकोनॉमिक पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द वर्ल्ड लेवल लीडिंग टू डोमिनेशन बाय इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस ओवर द पुअर नेशंस, ठीक है। तो क्या होता है यार कि जो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी इकोनॉमिक पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, किसी के पास ज़्यादा इकोनॉमिक पावर होगी, किसी के पास कम इकोनॉमिक पावर होगी, राइट। तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो एक तरीके से जो पुअर नेशंस हैं, जो गरीब नेशंस हैं, उन पर हक जताने की कोशिश करती हैं। इसे हम नियो कोलोनाइजेशन भी कह सकते हैं, नियो कोलोनलाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया है एक वीडियो में। वो वीडियो वो वाला याद है आपको जिसमें मैंने मिसलेनियस टर्म्स पढ़ाए थे पॉलिटिकल साइंस के, उस वीडियो में मैंने नियो कोलोनलाइजेशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये नियो कोलोनलाइजेशन सच में भी हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, जो पावरफुल नेशंस है, डेवलप्ड नेशंस है, वो डेवलपिंग नेशंस पर या कमज़ोर नेशंस पर जो अंडर डेवलप्ड हैं उन पर हक जताने की कोशिश कर रही हैं। ज़रूर से वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट है यार, ग्लोबलाइजेशन ने हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाया है। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगी तो साइमल्टेनियसली किसी को कुछ तो भुगतना ही होगा, तो हमारी एनवायरनमेंट ही वो भुगत रही है, राइट। हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट ही ख़राब हो रहा है, एयर कितनी ज़्यादा पोल्यूट हो गई है, वाटर कितना पोल्यूट हो गया, और डेंजरस डिजीजेज, हमारा कोविड-19 भाई साहब है ना, वो भी नए नए आए हैं। तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की ही तो देन है ना। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर स्किल्ड वर्क, ठीक है, स्किल्ड लोगों की ज़्यादा ज़रूरत हो गई है यार आज के ज़माने में। लेकिन उन लोगों का क्या जो बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, वो इतनी जल्दी कोई स्किल को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, इतनी जल्दी कोई स्किल सीख नहीं पाएंगे, दस उनकी जॉब्स जा रही हैं, ठीक है, उनकी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। अभी फोर्थ पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पे ट्रेड इम्बैलेंसेस की बात मैंने की है, ठीक है, ट्रेड इम्बैलेंसेस की। देखो, जो डेवलपिंग नेशंस रहती हैं वो क्या करती हैं कि वो डिपेंड हो जाती हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, एक तरीके से इंपोर्ट ज़्यादा करने लगती हैं, फॉरेन कंट्रीज से उनका इंपोर्ट बढ़ जाता है और उनकी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी इतनी रहती नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कि वो बाहर से सामान ज़्यादा मंगाने लग गए हैं लेकिन अपने यहाँ से सामान कम बेच पा रहे हैं, यानी उनकी एक्सपोर्ट की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है और इंपोर्ट्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, ट्रेड इम्बैलेंसेस अकर हो रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसी वजह से इकोनॉमी खत्म हो जाती है, बिकॉज आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, आप इंपोर्ट पर ही पूरा खर्चा कर रहे हो, एक्सपोर्ट आपका हो नहीं रहा है, आप कमा नहीं रहे हो, उससे ज़्यादा तो खर्च दे रहे हो, ठीक है, इसे ट्रेड डेफिसिट्स भी कह सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड इम्बैलेंसेस होते हैं एंड इट्स वेरी ट्रू। सो गाइज लेट्स मूव अहेड। सो अब हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का ह्यूमन राइट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ह्यूमन राइट्स कहाँ दिए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स दिए हुए हैं आर्टिकल 56 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर में, ठीक है। मैंने जो भी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में डिस्कस की हैं, जितना मुझे ज़रूरी लगा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ज़्यादा पढ़ना है तो आप नेट से बेशक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट ये रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ग्लोबल मार्केट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग in some form or the other has become prevalent, especially in underdeveloped nations। तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन अगर होगा तो इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, रूल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, फ्री मूवमेंट होगा, राइट, इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या हुआ, इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टिविटी की वजह से क्या हुआ
ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, लोगों को बेचना खरीदना, ठीक है, किसी के बॉडी के पार्ट्स बेचना और खरीदना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम बढ़ गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है, बिकॉज मूवमेंट इजी हो गया है, समझ रहे हो। तो ये एक तरीके से ह्यूमन राइट्स को हार्म ही तो पहुंच रहा है ना यार। और ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व करते हैं राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है, राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, जो ग्लोबलाइजेशन ने एक तरीके से हमसे छीन लिया है कि नहीं। पोल्यूट हो गई है एयर और वाटर, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी हार्म पहुंच रहा है। कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। उसमें से पहला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की क्या क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है। इट इज़ वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशंस, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें मिले, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। पॉवर्टी को कम करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल वे में होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक यार कंप्राइज करती है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। वर्ल्ड बैंक किससे बनी हुई है, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बनी हुई है, जिनका काम क्या है, जिनका काम है कि लोन्स प्रोवाइड करना डेवलपिंग कंट्रीज को। WTO, इसका मेन फंक्शन है यार, ये सुपरवाइज और लिबरलाइज करता है वर्ल्ड ट्रेड को, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड को लिबरलाइज करता है और उसे सुपरवाइज करता है, उस पर ध्यान रखता है, उस पर नज़र रखता है। नेक्स्ट है यार G20 एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, द ग्रुप ऑफ 20, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है यार, ठीक है। अलग अलग जो इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नमेंट्स हैं वो यहाँ पे आके मिलती हैं, ठीक है, इसका पार्ट बनती हैं, इट्स अ फोरम। G20 में कितनी कंट्रीज हैं, 19 कंट्रीज हैं, 19, ठीक है, यहाँ पे 19th लिख गया है, वो गलती से हुआ है, 19 कंट्रीज है, और यूरोपियन यूनियन है, समझ रहे हो, यानी यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है, और 19 कंट्रीज हैं, समझ गए। द 2021 G20 समिट वॉज इट्स 16th मीटिंग। G20 की 16th मीटिंग 2021 में हुई, कहाँ पर हुई, रोम में हुई, ठीक है। कब हुई, 30 और 31 अक्टूबर तक चली ये मीटिंग, ठीक है। इस समिट का 2021 के समिट का फोकस क्या था, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्लोबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यह G20 का मोटिव क्या है, ग्लोबल ग्रोथ अचीव करना और डेवलपमेंट अचीव करना। यहाँ पर लीडर्स क्या काम करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करते हैं कि वो अपने इंटरनेशनल गोल्स अचीव कर पाएं, ठीक है। जो लो इनकम कंट्रीज हैं उन्हें ये लीडर्स सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज फुलफिल कर पाएं और पूरी कर पाएं, जिसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज की पोजीशन इंटरनेशनली अच्छी बनेगी और इंक्रीज होगी। यही काम है आपका G20 का। अब हम ग्लोबलाइजेशन 4.0 देखेंगे, जैसा कि मैंने आपसे बताया था ग्लोबलाइजेशन 4.0। ग्लोबलाइजेशन 4.0 यार आ ही चुका है मान लो, और धीरे धीरे और ज़्यादा ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन 4.0 थीम था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग का, जो 2019 में हुई। 2019 में जो मीटिंग हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसका थीम था ग्लोबलाइजेशन 4.0। Features of this type of globalization is that it has brought artificial intelligence and internet of things, ठीक है। artificial intelligence बहुत तेजी से आ रहा है, internet of things भी आपका 2022 तक आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ कंबाइंड विथ फ्लक्चुएटिंग ग्लोबल इकोनॉमी, वर्चुअल करेंसी की बात काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर रही है, सोशल इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, और पॉलिटिकल टेंशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स पर। बहुत सही बात है। देयर विल बी लॉस ऑफ जॉब्स, ठीक है, जॉब्स यार ख़त्म हो जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आपकी जाएंगी, देखिएगा आप, बिकॉज AI जैसे ही आएगा यार तो काफ़ी ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगी, ठीक है, उन्हें ऑटोमेट कर दिया जाएगा, रोबोट सब वो काम करेंगे, तो ये इसकी वजह से जॉब्स का लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा, तो वो ग्लोबलाइजेशन 4.0 की वजह से ही होगा। सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं उन्हें अफेक्ट करेगा ग्लोबलाइजेशन 4.0। देयर विल बी चैलेंज ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, बिल्कुल, ठीक है, एंड देयर विल बी इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ।
So guys, let's conclude globalization. So globalization was badly affected by COVID-19. बहुत सही बात है, COVID-19 ने भाई ग्लोबलाइजेशन को कस के थप्पड़ मारा था, ठीक है, जिसकी वजह से अभी भी ग्लोबलाइजेशन उठ नहीं पाया पूरी तरीके से, बोथ फ्रॉम डिमांड एज वेल एज फ्रॉम सप्लाई साइड। डिमांड की साइड से इसलिए यार, जहाँ पे देखो, जहाँ पे भी कोविड-19 आया, जिसको भी कोविड-19, जिस भी कंट्री कोविड-19 ने अफेक्ट किया, ऑब्वियसली हर जगह किया, ठीक है ना, हर जगह ये अफेक्ट था, उस जगह से लोग सामान लेने में थोड़ा डर रहे थे, ठीक है, उस जगह पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने में डर रहे थे, तो एक तरीके से डिमांड बहुत शार्पली नीचे आई। अब डिमांड नीचे आई तो क्या हुआ, सप्लाई भी बुरी तरीके से अफेक्ट हुई। सप्लाई फिर किसे करेंगे भाई, डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई करके क्या फ़ायदा, राइट? ये सारी चीज़ें होने लग गई। तो इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों मार्केट फोर्सेस को, डिमांड और सप्लाई को बुरी तरीके से अफेक्ट किया कोविड-19 ने। सप्लाई यहाँ पे इस सेंस में भी लिखा गया है कि लोग इतनी बुरी तरीके से अफेक्ट हुए कोविड-19 से, तो आखिर काम कौन करने आएगा। एब्सेंटीज़म बढ़ने लगा, समझ रहे हो, लेबर्स नहीं मिल रहे थे। तो ये सब क्या हुआ, ये बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से ही हुआ, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को भी असर आया। अब मैंने ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में लिखी हैं बिकॉज मुझे इजी बनाना है कंटेंट आपके लिए, ताकि आप अच्छे से कंटेंट को कंज्यूम कर पाओ। आपको एग्जाम में पॉइंट्स में लिखना नहीं है, जब मैं बताऊंगी तब आप पॉइंट्स में लिखिएगा। अभी जैसे आपको पैराग्राफ्स में छोटा छोटा कट करके लिखना है, समझ रहे हो, पॉइंट्स में मत लिखना, अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने आप कंटेंट ईजी बनाने के लिए आपके लिए लिखा है, ठीक है। सेकेंडली, आर एंगेजमेंट विद टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग। एक तरीके से हम जितना टेक्नोलॉजी के क्लोज जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उतना ही अपने एनवायरनमेंट से दूर हटते जा रहे हैं, नेचर से दूर हटते जा रहे हैं। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है। फिर एआई का यार थ्रेट, एक तरीके से एआई एक तरीके से थ्रेट है। अगर एआई हमारी लाइफ को ईजी बनाएगा तो एक तरीके से किसी सेक्टर में जॉब्स को खा भी जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को इससे नुकसान भी होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। Moreover, some countries have developed anti-globalization tendencies. कुछ कंट्रीज ने यार एंटी ग्लोबलाइजेशन टेंडेंसीज अपने अंदर ले आए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, वो इंटरैक्ट नहीं करना चाह रहे दूसरी कंट्रीज से, या ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाह रहे। फिर लास्ट है यार, विदाउट ग्लोबलाइजेशन वी कैन नॉट इमेजिन द ग्रोथ ऑफ एनी सिविल सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से सोसाइटी बढ़ रही है, जिस तरीके से समय आगे जा रहा है, तो अगर आप ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल ही एकदम नकार दो कि नहीं होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, फिर आप ही की ग्रोथ रुक जाएगी, यही होगा। सो ग्लोबलाइजेशन रहना चाहिए, बट थोड़े कंट्रोल्ड फॉर्म में रहना चाहिए, राइट। सो जैसा कि मैंने कहा था कि हम कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस हमने किसी भी बुक से नहीं लिए, मैंने ना ही इंटरनेट से लिए हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। आप कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ते हो ना, तो जो मन में क्वेश्चंस आते हैं वही मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स। अब मैं आपको इफेक्ट सारे ही लिखने होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे आप ह्यूमन राइट्स पर क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो भी लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर हेल्पफुल इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ठीक है, ये सारी जो हमने डिस्कस की है। फिर स्टेट द रोल ऑफ G20 इन ग्लोबलाइजेशन। फेयरली इजी, कर सकते हो, इजी है। सो गाइज, आई होप हमने आज जो भी डिस्कस किया हो इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, ठीक है। काफ़ी सिंपल टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आया, बेझिझक यार कमेंट सेक्शन में बता दो। DM भी कर सकते हो मेरी इंस्टा ID लॉ पीप्स पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। 101% आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, पूरी कोशिश रहेगी। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो कहीं और से आपको रेफर कर दूंगी, आप वहां से समझ लेना, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपके क्वेश्चंस का, क्वेरीज का आंसर मैं करूं कम से कम टाइम में, राइट। किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, बहुत जल्दी बनाने की उसे मैं कोशिश करूंगी। बहुत खुशी होती है यार जब आप लोग कुछ पूछते हो। एंड यार, बी द पार्ट ऑफ लॉमेट फैमिली, ठीक है। इसी तरीके से प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। जिसको वीडियो की जरूरत है उस तक की वीडियो प्लीज पहुंचा देना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।